नाहरगढ़ किला जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर बसा ये शानदार किला राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव का एक जीवंत नमूना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस किले में और आसपास ऐसी कई घटनाएं हुई जो कई बड़े सवाल खड़ा करती हैं। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, लोगों की मौत भी होती है, लेकिन इतनी घटनाओं के बावजूद प्रशासन की तरफ से आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि नाहरगढ़ किले में कब कब कौन सी घटनाएं हुई और कितने लोगों की अब तक यहां मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नाहरगढ़ का किला मशहूर पर्यटन स्थल। आए दिन यहाँ होते रहते हैं हादसे। सुरक्षा की कमी हादसों की वजह। क्या कदम उठा रहा है प्रशासन? नाहरगढ़ किला राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। लेकिन यहाँ होने वाले हादसे और लोगों की मौत ने इस किले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी इन्हें रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुरक्षा की कमी और ऊंची जगहों पर भीड़ होने की वजह से आए दिन यहाँ लोगों की जान जा रही है। आपको बता दें कि 25 नवंबर 2017 को नाहरगढ़ किले की प्राचीर से चेतन सैनी नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। रस्सी के सहारे लटकती चेतन की लाश को देखकर हर कोई दंग रह गया था। जिस गढ़ की दीवार पर चेतन का शव मिला उसके नीचे गहरी खाई थी। परिवार के सदस्यों को संदेह था कि चेतन की मौत हत्या है। पुलिस के मुताबिक तत्कालीन परिस्थितियां आत्महत्या का संकेत दे रही थी। यही नहीं, चेतन की न किसी से दुश्मनी थी, न ही उसकी कॉल डिटेल में ऐसा कुछ निकला जिस पर पुलिस को शक हो। चेतन के मोबाइल में उसकी एक सेल्फी वाली फोटो मिली जो घटना के कुछ समय पहले उसी नाहरगढ़ की प्राचीर पर खींची गई थी। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ऐसी कई सारी रहस्यमय घटना हुई है जो कि आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और इसी कड़ी में चेतन तांत्रिक यानी चेतन नाम के एक शख्स की वहां पर लाश जो है वो लटकी हुई मिली थी। ठीक पास में लिखा हुआ था पद्मावत मूवी के बारे में, क्योंकि उस समय पद्मावत मूवी को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ था और लिखा हुआ था कि हम लाश को लटका देते हैं, कोयले से लिखा हुआ था। वो बात आज भी पहेली बनी हुई है। हालांकि पुलिस उसको महज एक सुसाइड मान रही है, लेकिन परिजन और लोगों का मानना है कि वहां पर कुछ तो ऐसा रहस्यमय हुआ है जो कि ये बयां कर रहा है कि आखिर इस घटना में इतनी तीव्रता क्यों है। क्योंकि वो जो चेतन नाम का शख्स था वो खुद अंधेरे में ऊपर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गया और हाथ में रस्सी लेकर गया और बाकायदा उसने वहां पर सेल्फी भी ली और उसके बाद वहां पर लटक गया और कोयले से वहां पर बहुत सारे कुछ विवादित जो है वो लिखा हुआ था। सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा तो वो इतना सनसनीखेज सुसाइड नहीं करेगा। इस घटना के अलावा इस किले में और भी कई घटनाएं हुई हैं। 1 सितंबर 2024 को दो सगे भाई राहुल पराशर और आशीष पराशर अपने घर से नाहरगढ़ पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए निकले। वापस घर लौटते वक्त अचानक दोनों भाई रास्ता भटक गए। थोड़ी देर बाद दोनों भाई भी आपस में बिछड़ गए। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची तो दोनों भाइयों की तलाश शुरू हुई। पहाड़ी के एक छोर पर आशीष की लाश मिली, लेकिन बड़े भाई राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन आज तक राहुल का पता नहीं चल पाया है। आशीष के शव का भी जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गर्दन और सिर पर गहरे चोट के निशान थे। वो सुबह को जल्दी गए थे और उन्होंने कही थी कि मम्मी आज संडे है और हम नाहरगढ़ घूम के आ जाएंगे, और वो चढ़ी चुके वहां भी गए थे। तो बोलो आज जल्दी आएंगे, मतलब जल्दी चले जाते हैं, फिर सुबह जल्दी आ जाएंगे घूम घाम के। फिर मैंने 11 बजे फोन किया तो आशीष के फोन पे गया तो उसने कही मम्मी हम आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर मेरे को नींद आ गई। फिर बाद में 1 बजे फोन किया तो फिर आशीष का फोन पे गया तो आशीष बोला कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। यही बात हुई थी। उसके बाद में हम ढूंढने चले गए, वो कहीं पर भी नहीं मिला, हमको कहीं पर भी नहीं मिला। हम रोज राहुल का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल कब आएगा। पुलिस वालों को तो कुछ भी सुराग के हाथ नहीं लगाना है। पुलिस भी खूब ढूंढ ढूंढ के थक गई। अब ये है कि जैसे छोटे बेटे का फोन तो मिल गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमको नहीं दिया।
इससे पहले साल 2014 में भी एक कॉलेज के छात्र की लाश नाहरगढ़ किले के परिसर में मिली थी और प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे भी आत्महत्या का ही रूप दिया था। लेकिन परिवार द्वारा हत्या की आशंका जताने पर जांच हुई और पुलिस इस मामले से पर्दा नहीं उठा सकी। इसके एक साल बाद 2015 में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ नाहरगढ़ के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। यही नहीं, आए दिन यहाँ पहाड़ी पर छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं, जिसमें कभी कार पलट जाती है तो कभी इंसान पहाड़ी से छलांग लगा देता है। इसके लिए कई खतरनाक कट हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। आखिर क्यों उसी जगह पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, ये एक चिंता का विषय है। नाहरगढ़ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर सूर्यास्त के समय, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। खासकर किले के अंदरूनी हिस्सों या ऊंची जगहों पर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है, कुछ हिस्सों में सुरक्षा की कमी या खराब रखरखाव भी हादसों का कारण बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग खतरनाक किनारों के करीब आ जाते हैं। इसे लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि इन घटनाओं को रोका जा सके। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ऐसी कई सारी घटना हुई है, लेकिन इन सबके बीच में यहाँ पर अमूमन अधिकतर सड़क हादसे बहुत होती है। नाहरगढ़ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां पलटी है और लोगों की जाने गई है। बड़ी बात यह कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर बहुत सी ऐसे खतरनाक कट है, लेकिन यहीं पर इस कट पर ही ज्यादा इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, ये सवाल जो है वो पहली बनी हुई है। और लोगों का मानना है, स्थानीय लोगों का मानना है जो पहाड़ियों पर अमूमन आते जाते रहते हैं, उनका कहना है कि इस पहाड़ी पर कुछ अपशगुन है, जो कि ड्राइवर को जो है अचानक से दिखाई देता है और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है वो पलट जाती है। कई सारी घटनाएं जिसमें गाड़ियों में आग लग जाती है, चालकों की मौत हुई है और दर्जनों सड़क हादसों में कई मौतें जो है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर हुई है। घटनाएं जो है वो रहस्यमयी है और इसके साथ ही वहां पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी रहस्यमय है। हालांकि हम इस तरह की बातों को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन नाहरगढ़ पर जो घटनाएं हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, वो यही बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। राजस्थान के परिवहन विभाग में सालों से पनप रहे भ्रष्टाचार की परतें आखिरकार अब उधड़ने लगी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई ने यह उजागर कर दिया कि कैसे हाईवे पर कानून के रखवाले ही कानून को खुलेआम बेच रहे थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी दलालों के 11 ठिकानों पर एक साथ अचानक कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई ने पूरे सिस्टम की सड़ांध को सामने ला दिया है। क्या है पूरा यह मामला, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एंट्री माफिया का काला साम्राज्य, परिवहन विभाग बना अवैध वसूली का अड्डा, कॉल सेंटर की तर्ज पर एंट्री सिस्टम, चल रहा था अवैध वसूली का खेल। एसीबी के छापे में सामने आया सच। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परिवहन विभाग की गड़बड़ियों पर कड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो की टीमों ने ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर के 11 जगहों पर अचानक छापे मारे। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और प्राइवेट एजेंट के ठिकानों से कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे, जिनमें अवैध कमाई के कागज और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। एसीबी को मिली गोपनीय सूचना ने इस पूरे खेल की पोल खोल दी। सूचना के मुताबिक परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी निजी दलालों के साथ मिलकर हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों और भारी वाहनों से 600 से 1000 रुपए प्रति वाहन की अवैध वसूली कर रहे थे। ये वसूली किसी गुप्त कोने में नहीं, बल्कि खुलेआम होटल, ढाबों और चाय की थड़ियों से संचालित हो रही थी। जांच में सामने आया है कि ब्यावर का होटल शेरे पंजाब, नसीराबाद का होटल RJ01 और जगदम्बा टी स्टॉल महज खाने पीने के ठिकाने नहीं थे, बल्कि ये परिवहन विभाग के लिए अवैध एंट्री कलेक्शन सेंटर बन चुके थे। यहीं से वाहन चालकों से नकद और पेटीएम के जरिए पैसे वसूले जाते। फिर कोड वर्ड में उड़न दस्तों को सूचना भेजी जाती कि किस वाहन को बिना रोके आगे बढ़ने देना है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि एजेंट ने कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था खड़ी कर रखी थी। जैसे ही कोई वाहन हाईवे पर प्रवेश करता, चालक से एंट्री ली जाती और वाहन नंबर तुरंत संबंधित RTO टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता। इसके बाद ओवरलोड, कागजात की कमी या किसी और अनियमितताओं के बावजूद वाहन को हाथ तक नहीं लगाया जाता। नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं और बदले में नोटों की गड्डियां सिस्टम में ऊपर तक पहुंचती रहीं। ब्यूरो मुख्यालय की 12 विशेष टीमों ने एक साथ अलग अलग जगहों पर दबिश दी। छापे के दौरान परिवहन अधिकारियों के आवास, फ्लाइंग स्क्वाड, निजी दलालों और ढाबा संचालकों के परिसरों की गहन तलाशी ली गई।
इस कार्रवाई में संदिग्ध दस्तावेजों का ढेर, मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और पेमेंट हिस्ट्री बरामद हुई, जिसने अवैध वसूली की पुष्टि कर दी। एसीबी की टीमों को तलाशी के दौरान 1,16,700 रुपए नकद, 19 मोबाइल फोन, 4 सीसीटीवी डीवीआर, 12 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई। इन डायरियों में लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब मिला। हजारों रुपए के डिजिटल भुगतान का पूरा रिकॉर्ड दर्ज पाया गया। यानी भ्रष्टाचार पूरी तरह लिखित और डिजिटल सबूतों के साथ चल रहा था। एसीबी ने इस मामले में परिवहन विभाग के निरीक्षक जल सिंह, उनके निजी सहायक प्रदीप जोधा, दलाल विक्रम सिंह पेपरोली, संजय यादव, ढाबा संचालक बुधे सिंह, महेंद्र कुमार, सुनील कुमार, परिवहन विभाग के संविदा गार्ड लक्ष्मण काठात, गुलाब काठात समेत कुल 13 लोगों को डिटेन किया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भ्रष्टाचार सिर्फ इन्हीं नामों तक सीमित था या फिर एक अलग व्यवस्थित नेटवर्क है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। ये मामला सिर्फ रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ है। ओवरलोड वाहनों को बिना कार्रवाई छोड़ देना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़कों पर आम जनता की जान खतरे में डालने जैसा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े नामों पर शिकंजा कस सकता है। राज्य में हाईवे पर चल रहे इस एंट्री माफिया ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार अब फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि सड़क से लेकर ढाबों तक फैल चुका है। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई सिर्फ निचले मोहरों तक सीमित रहती है या फिर सिस्टम के असली सरगनाओं तक भी पहुंचती है, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। हाईवे पर कानून बिकता रहा और जिम्मेदार कब तक बचते रहेंगे। जैसे ही कोई ओवरलोड ट्रक जो है इलाके से गुजरता है तो वो प्राइवेट जो दलाल होते हैं वो उसका मैसेज आरटीओ को करते हैं, फिर वहां पर मैसेज पहुंचता है, फिर आगे जाकर ढाबों पर ही उनको रोक लिया जाता है और उनसे 600 से 1000 रुपये प्रत्येक ट्रक जो है वो लिया जा रहा था। बाकायदा जो प्राइवेट दलाल है वो यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन वसूली जो है वो कर रहे थे, यानी कि लंबे समय से करोड़ों रुपए का जो खेल है वो चल रहा था। बहरहाल अब इसमें जो दलाल है, इंस्पेक्टर है, आरटीओ के कर्मचारी, उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस खेल के अंदर क्या कोई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है और ये खेल कब से चल रहा था और कितने रुपए, कितने करोड़ रुपए इन्होंने जो है वो कमाए हैं। बहरहाल जिन्हें गिरफ्तार किया है उनके बैंक लॉकर चेक किए जा रहे हैं, उनके परिवार की डिटेल्स चेक की जा रही है और किस किस नाम से इन्होंने प्रॉपर्टियां हासिल की है, कितने इनके बैंक लॉकर पे है, इन तमाम विषयों पर अब एसीबी की टीम सर्च कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूछताछ में और भी नाम सामने आ सकते हैं और राजस्थान के अन्य शहरों में भी परिवहन विभाग का इस तरह का घोटाला उजागर होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वही अजमेर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते चले जा रहे हैं कि अब पुलिस का डर लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। जमीन और जायदाद इंसानी जान से ज्यादा कीमती बन रही हैं। आए दिन प्रॉपर्टी विवाद में मारपीट, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमले आम हो चुके हैं। फिर एक ऐसा मामला सामने आया। ताजा मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर से है, जहां जमीन के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 10 से 12 लोगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया और इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। आखिर क्या यह पूरा मामला है, आगे आपको दिखाते हैं। अजमेर में बेखौफ बदमाश, जमीन के लिए जान से खिलवाड़, परिवार पर जानलेवा हमला। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन के झगड़े में खूनी जंग हुई। एक पक्ष के लोग लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर पहुंचे थे और दूसरे पक्ष के लोगों को घर में घेर कर मारा गया। पीड़ितों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, ईंट पत्थर बरस रहे थे। हमलावर अच्छी खासी तादाद में थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच बचाव कर सके। हथीखेड़ा गांव में हमलावर इस तरह हंगामा मचा रहे थे जैसे पुलिस और कानून का कोई खौफ ही ना हो। काफी देर तक यही मंजर रहा। इस हमले में पीड़ित परिवार के 12 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों को काफी ज्यादा चोटें आईं। सभी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला थाना क्षेत्र के हथीखेड़ा गांव का है, जहां सालों पुराने जमीन के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 10 से 12 हमलावरों ने एक ही परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि हथीखेड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद पिछले 10-12 सालों से चल रहा था। कई बार पंचायत और आपसी समझौता भी हुआ, लेकिन विवाद का अस्थायी समाधान नहीं हो सका। परिवादी ने आरोप लगाया कि भीम सिंह और उसके परिवार के लोगों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने सख्ती दिखाई होती तो ये खूनी संघर्ष टल सकता था। घटना की सूचना मिलते ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि लड़ाई झगड़े में भागचन
नूरत और दूसरे परिजन घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि परिवादी दिलखुश की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जिन आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित हो जाएंगे उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार ऐसे बढ़ते मामलों ने एक बार फिर अजमेर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साहब, हम घर पे काम कर रहे थे हमारे, और एक भाई मेरा खेत पे रहता था वहाँ पे, तो उस पे जानलेवा हमला कर दिया 15-20 लोगों ने आके। जब हमारे को सूचना मिली तो हम जैसे एक पहुंचे, हमारे सदस्य से जैसे हम पहुंच रहे थे वहाँ पे, हमारे जैसे जा रहे थे उन पे सब पे जानलेवा हमला कर रहे थे वो। इसके अंदर हम 10-12 लोगों की लगी है, लेडीजों के भी लगी है, आदमियों के भी लगी है। ज्यादा लगी है वो भागचंद जी मेरा भाई है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वो तलवार से हमला हुआ था। ये ग्राम हाथीखेड़ा में राउत समाज के 2 परिवारों में झगड़ा हुआ था, जिसमें ये दिलखुश पुत्र भागचंद रावत है। इसने रिपोर्ट दी है कि मैं, मेरी मम्मी व भाई खेत में काम कर रहे थे और खेत में जो तारबंदी की हुई थी उसको जो ये विपक्षी है, भीम सिंह है, शैतान है, ओम प्रकाश, सुरेंद्र, ये तोड़ने लगे, जिस पर हमने इनको मना किया तो मारपीट करने लगे, जिसे लाठी कुल्हाड़ी डंडों से मारपीट की। इसमें चोटें आई, जिनमें 6-7 व्यक्तियों की चोटें आई, जिनका जेएलएनसी मेडिकल करवाया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अजमेर में जमीन विवाद एक बार फिर हिंसा में बदल गया। हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में हाथीखेड़ा गांव में 10 से 12 साल पुराने भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार पर संगठित हमला किया गया। लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हुए हमले में महिलाएं और बुजुर्ग सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी है। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। वहीं झालावाड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। झालावाड़ जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आलीशान और एक बेहतरीन मोबाइल फोन की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। विभाग के भीतर बने हुए भ्रष्टाचार की जड़ों पर एक्शन लेते हुए एसीबी की टीम ने यह जाल बिछाया और इस दौरान इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार, बिल पास करने के बदले रिश्वत, मामले की हो रही है पड़ताल। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर बकाया बिल पास करने और ठेकेदार को परेशान नहीं करने के बदले महंगा आईफोन मांगने का आरोप है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की झालावाड़ चौकी ने शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृद्ध झालावाड़ के अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद गोयल को रिश्वत में आईफोन लेते हुए गिरफ्तार किया है। 5 जनवरी को हमारे पास रामचंद्र भीमानी जी आए, जो सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर है जी। उन्होंने बताया कि ऐसी हैं जो पीएचईडी के, मेरा का चल रहा है पीएचईडी कार्यालय में, तो वो मुझे परेशान कर रहे हैं, काफी समय से आईफोन की मांग कर रहे हैं और मैं उन्हें नहीं देना चाहता हूँ। मेरा काम पूरा सही है, वो ऐसे इल्जाम लगाते हैं, आपत्तियाँ निकालते हैं, ऑब्जेक्शन निकालते हैं और मेरे पार्टनर को कहते हैं कि इसको दीवार कराऊंगा, धमकियाँ देते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं नहीं देना चाहता, तो आप सब में मेरी मदद करो। तो 7 तारीख को हमने वेरिफिकेशन कराया कि वास्तव में मांग रहे हैं नहीं, तो उन्होंने अपने मुँह से बोला ऐसी ने कि आईफोन ला के दे Pro 17। तो उसने कहा कि बहुत महंगा है साहब, महंगा हो जाएगा, तो कि 16 ले आ। तो आज वो फोन लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताते हैं कि मामले का खुलासा कैसे हुआ। एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि परिवादी के फर्म के हैंडपंप रिपेयर, पाइपलाइन लीकेज और लैंड कनेक्शन जैसे कामों में आपत्तियां लगाई जा रही हैं। शिकायत में बताया गया कि पहले भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25,000 रुपए ले लिए गए थे। बकाया बिल पास करने के बदले महंगे आईफोन की मांग की जा रही थी। हैंडपंप लीकेज, फैब्रिकेशन वगैरह काम, लेबर का काम कर रहा था यहाँ। तो कुछ महीने पहले मैंने लेबर की सप्लाई करी थी, जिसमें बार बार एसी साहब मुझे बुला कर कहते हैं तेने लेबर नहीं लगाई, जिसमें मैंने लेबर लगा के लेबर का भुगतान कर दिया था। इसमें नाजायज़ परेशान कर रहे थे, तेने लेबर नहीं लगाई। उसके चक्कर में
मुझे बार बार परेशान कर रहा था। क्या परेशान कर रहे थे? कि तुझे काम से हटा दूंगा तुझे। और मांग क्या कर रहे थे? फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझसे कहा कि मुझे iPhone 16 ला के दे। हाँ ठीक है। तो मैंने ला के नहीं दिया उनको। फिर आए दिन मेरे साइट पे जाके काम बंद कराने की धमकी देता है, परेशान करता है मुझे नाजायज़। उसके बाद मैंने सभी को बोला नहीं यहाँ पे सर इस तरह की समस्या हो रही है मेरे साथ, समझा दो इनको। किसी ने नहीं समझाया। फिर ACB में गए थे आप? फिर मैं कल ACB में गया। हाँ फिर मैंने इनको मैडम को सारी बात बताई। मैडम ने कहा ठीक है। आज क्या हुआ? आज मैंने आके इनको मोबाइल दिया है और मोबाइल प्राप्त हुआ इनके पास। फिलहाल ACB की टीम आरोपी अभियंता से पूछताछ कर रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार माना जा रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि ऐसे मामलों से काम में पारदर्शिता आएगी और बिल पास करने में जो देरी होती है उससे भी निजात मिलेगी। NDTV राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।